हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है स्टमक। तो आज इस वीडियो में हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे कि स्टमक के कितने पार्ट्स होते हैं, स्टमक किन मसल से बना हुआ है, कौन से ब्लड सप्लाई वहाँ पे जाती है, नर्व सप्लाई कैसा है, उसके अलावा हम उसके फंक्शंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं स्टमक। स्टमक को हम गैस्ट्रो भी बोलते हैं। जहां पे भी ये वर्ड यूज हो गैस्ट्रो, वो आप समझ जाना कि गैस्ट्रो हम स्टमक के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टमक होता क्या है। तो द स्टमक इज अ जे शेप्ड मस्क्यूलर हॉलो ऑर्गन इन द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। ठीक है, तो ये हमें लोकेशन भी पता लग गया और हमें ये भी पता लग गया कि स्टमक होता क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि स्टमक क्या है, जे शेप होता है। ठीक है, तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि स्टमक जो है वो जे शेप होता है। जे शेप आप देख रहे हो ना, ऐसा जे शेप है। ठीक है, तो ये जे शेप होता है। उसके अलावा ये मस्कुलर है। ठीक है, ये पूरा ही मसल है, इसमें एक भी बोन नहीं होगा अंदर। तो ये पूरा क्या है, मस्कुलर है। मस्कुलर के साथ साथ ये हॉलो है, अंदर से खाली है। खाली होगा तभी तो इसके अंदर जो भी फूड है वो जाता है और उसके बाद उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, ओके। हॉलो के साथ साथ अब ये प्रेजेंट कहाँ पे है, अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है उसमें अपर लेफ्ट पार्ट पे स्टमक प्रेजेंट होता है और जस्ट बिलो डायफ्राम। ठीक है, तो डायफ्राम क्या है, यहाँ पे डायफ्राम होता है और डायफ्राम के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, स्टमक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट एक्ट एज अ टेम्पररी स्टोरेज फॉर मिक्सिंग चैम्बर फॉर फूड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो खाना आता है वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टोर होता है, लाइक 2 to 3 आवर्स के लिए, 2 to 4 आवर्स के लिए यहाँ पे खाना रहता है। और वो खाना यहाँ पे क्यों रहता है, सो दैट उसकी मिक्सिंग हो पाए गैस्ट्रिक जूसेस के साथ, डाइजेशन प्रॉपर हो पाए। ठीक है, इसीलिए थोड़े टाइम के लिए वो खाना यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल कनेक्टिंग इसोफेगस टू द डियोडेनम। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसोफेगस इधर है, डियोडेनम इधर है, और ये एलिमेंट्री कनाल का एक पार्ट है जो कि इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। जैसा हमने पढ़ा था पहले कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्टिंग टू एंडिंग एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो स्टमक किसको कनेक्ट कर रहा है, इसोफेगस को और डियोडेनम को। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट लाइज मोस्टली इन द एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम T10 to L3 वर्टिब्रल लेवल्स। ठीक है, तो जब हमने एब्डोमिनल रीजन और एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि हम जो रीजन और क्वाड्रेंट्स इसलिए पढ़ते हैं सो दैट वी कैन लोकेट इजीली कि कौन सा ऑर्गन किस रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ना, देखो एपिगैस्ट्रिक। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक एज इन जो बीच वाला था, देन अम्बिलिकल, अम्बिलिकल और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक। तो ये जो 3 रीजन्स होते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो 3 रीजन है यहाँ पे स्टमक प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अगर मैं वर्टिब्रल लेवल की बात करूं तो वर्टिब्रल लेवल पे ये कहां से है, T10 to L3 पे है। ठीक है, T10 से लेके L3 के बीच में हमारा स्टमक आता है। ओके, तो ये तो हो गया लोकेशन की बात। अब हम पढ़ते हैं कि कितने पार्ट्स होते हैं इसके। ठीक है, तो वी हैव 4 पार्ट्स ऑफ स्टमक। फर्स्ट वन इज कार्डियक पार्ट, जिसको हम कार्डिया भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज फंडस, थर्ड वन इज बॉडी या फिर आप इसे कॉर्पस बोल सकते हो, और जो लास्ट है वो है पाइलोरिक पार्ट या फिर पाइलोरस। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ओके, अब हम डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले आप देखो, ये है इसोफेगस, है ना, ये वाला पोर्शन है इसोफेगस, वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है ये जो पोर्शन है, ये क्या है, कार्डियक स्फिंक्टर। अब इसे कार्डियक स्फिंक्टर हम क्यों बोल रहे थे, क्योंकि एक तो ये हार्ट के पास होता है, हार्ट को हम कार्डियक बोलते हैं, और इसके पास ही दूसरा रीजन ये है कि ये जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन होता है, इसे हम कार्डिया बोलते हैं। ठीक है, इसे भी हम कार्डिया बोलते हैं। तो इसके वजह से इसके पास में जो स्फिंक्टर है उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, तो आपको 2 रीजंस पता लगे कि हम इसे कार्डियक स्फिंक्टर क्यों बोलते हैं।
ओके, नेक्स्ट आता है फंडस। तो फंडस ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड फंडस। अभी आपके स्क्रीन पे डायग्राम आ रही है ओरिजिनल, तो वो वहां से आप रेफरेंस ले सकते हैं, वो आप देख सकते हो कि फंडस एग्जैक्टली कैसा दिखता है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम, ये जो पूरा पोर्शन है बीच वाला, ये होता है बॉडी या फिर कॉर्पस, ठीक है। फिर आ जाता है पाइलोरस। ये जो पाइलोरिक कनाल और पाइलोरिक एंट्रम है, ये दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं, पाइलोरस। मैं यहाँ लिख देती हूँ पाइलोरस, या फिर आप पाइलोरिक पार्ट भी बोल सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। ओके, एंड देन उसके बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर, और यहां से ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब आप देखो, जब हमने इसोफेगस पढ़ा था तो हमने बोला था कि इसोफेगस के स्टार्टिंग में और एंडिंग में स्फिंक्टर प्रेजेंट है, जिसके वजह से वो जो भी कंटेंट है स्टमक के अंदर उसको बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है। वैसे ही अगर आप स्टमक देखोगे तो स्टमक के भी स्टार्टिंग में और एंडिंग में स्फिंक्टर प्रेजेंट है। अब ये स्फिंक्टर का क्या काम होता है, ये वही जो कंटेंट है उसको यही रखता है, उसको बाहर निकलने नहीं देता है कहीं से भी, चाहे वो यहाँ से हो चाहे वो यहाँ से हो, ठीक है। एक बार जब उसका डाइजेशन हो जाएगा तभी उसका मूवमेंट प्रॉपरली स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया अबाउट डायग्राम। अब कुछ चीजें इसमें हैं, जैसे कर्वेचर्स है, मैंने पहले बताया था। तो स्टमक के पास दो कर्वेचर्स होते हैं, ये लेसर कर्वेचर, मतलब एक आप देख सकते हो कम कर्वेचर है इसमें, तो इसको हम लेसर कर्वेचर बोलते हैं, और ये होता है ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। ओके, बाकी चीजें हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, जी सेल और पेराइटल सेल मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, ये हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो आ गए हम पार्ट्स के ऊपर। मैंने आपको पार्ट्स बता दिया, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। ओके, अब कार्डिया क्या करता है या क्या होता है, तो द एरिया अराउंड द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस इनटू द स्टमक। तो ये जो एरिया अराउंड द इसोफेगस है, जो एंट्री हो रही है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिया, ठीक है। कंटेन द कार्डियक स्फिंक्टर, जो कि कोई भी फूड जो है उसका रिफ्लक्स होने से बचाती है। रिफ्लक्स का क्या मतलब होता है, रिफ्लक्स मतलब वापस जो कंटेंट है वो बाहर निकलना, ठीक है, दैट इज रिफ्लक्स। ओके, उसके बाद आते हैं हम फंडस में। तो ये डोम शेप होता है, तो आप अगर देखोगे डायग्राम में तो जो फंडस है वो डोम शेप है, ठीक है। ये डोम शेप होता है अपर पार्ट अबव द लेवल ऑफ कार्डियक ऑरिफिस, ठीक है। तो ये जो कार्डियक ऑरिफिस है उससे ऊपर होता है, ये जो कार्डियक ऑरिफिस आप देख रहे हो इससे ऊपर होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ऑफन फिल्ड विद गैस और एयर विजिबल ऑन एक्सरे। अच्छा, अब देखो क्या होता है, जैसे आप एक्सरे देखोगे तो एक्सरे में फंडस जो है उसमें मोस्टली आपको गैस या फिर एयर फिल्ड दिखेगा, ठीक है। वो क्यों दिखता है, हमें पता है कि गैस क्या होता है, गैस कभी भी नीचे सेटल नहीं होता है, वो ऊपर आ जाता है ना। तो इसीलिए जो भी कंटेंट यहाँ पे है, जो भी गैस निकल रहा है वो इस एरिया में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपको पेन भी यही होता है, आपने देखा होगा जब आपको एसिडिटी होती है आपको पेन भी यही होता है, ठीक है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे गैस रहता है, ठीक है। ओके, देन आता है बॉडी। मेन सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टमक एक्ट एज अ रिजर्वियर फॉर फूड एंड मिक्सिंग एरिया फॉर द गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये एज रिजर्वियर एक्ट करता है खाने के लिए। खाना यहाँ पे 2-3 घंटा 4 घंटा यहाँ पे खाना रहता है, मिक्स होता है गैस्ट्रिक जूसेस के साथ। नेक्स्ट आते हैं हम पाइलोरिक पार्ट में, ठीक है। तो पाइलोरस जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है पाइलोरिक एंट्रम और दूसरा है पाइलोरिक कनाल, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एंट्रम और पाइलोरिक कनाल। ओके, तो एंट्रम जो है वो वाइडर पार्ट है, तो आपको जो ये वाइडर पार्ट दिख रहा है ये क्या है, पाइलोरिक एंट्रम। और जो पाइलोरिक कनाल होता है, वो कनाल का मतलब भी होता है नैरो, ठीक है। तो नैरो पार्ट लीडिंग टू ड्यूडेनम। अब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे सेपरेशन है, तो ये वाला पोर्शन क्या है, पाइलोरिक एंट्रम, और ये वाला पोर्शन क्या है, पाइलोरिक कनाल। और ये क्या है, आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा नैरो है और ये सीधा कनेक्ट करता है किससे, ड्यूडेनम से। ओके, ठीक है। अब इसमें क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर कंट्रोल द पैसेज ऑफ काइम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमने पढ़ा था काइम क्या होता है, जो भी यहाँ पे खाना मिक्स हुआ जूसेस के साथ और डाइजेशन हुआ, उसके बाद वो खाना इधर आना शुरू होता है, तो जो मिक्सिंग हो रखी होती है वो उसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं, ठीक है। तो वो काइम कहाँ आता है, यहाँ आता है। ओके, वो ड्यूडेनम में आता है। और ये कौन इसको अलाउ करता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। जब तक वो रेडी नहीं होगा तब तक पाइलोरिक स्फिंक्टर उसे
ड्यूडेनम में एंटर नहीं करने देगा। ठीक, तो ये तो हो गया अबाउट पार्ट्स ऑफ स्टमक। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई। तो आर्टरीज अगर हम देखें स्टमक के लिए कौन सी आर्टरीज हैं, तो ब्रांचेस ऑफ सिलियाक आर्टरी। तो सिलियाक आर्टरी ऐसी हैं जो स्टमक है उसको ब्लड सप्लाई कर रही हैं, मतलब प्योर ब्लड सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, और वो कौन कौन सी हैं? मेनली लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे आप आर्टरी लिख सकते हो, आर्टरीज यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो लेफ्ट और राइट गैस्ट्रिक आर्टरीज पूरे स्टमक में कौन ब्लड सप्लाई करवा रहा है? लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, सिंपल से आपको याद अगर नहीं भी हो तो स्टमक को हम बोलते हैं गैस्ट्रो, है ना, तो गैस्ट्रिक आर्टरी आप लिख सकते हो। और दूसरा जो है ये जो ग्रेटर कर्वेचर है, इस एरिया में स्पेशली जो आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड, उसको हम बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। ठीक है, गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। ओके, अब ये जो आर्टरी है वो स्पेशली यहाँ पे क्यों सप्लाई करती है? क्योंकि इस एरिया में ही मोस्टली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उन्हें काम करने के लिए ब्लड सप्लाई प्रॉपरली चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्व सप्लाई की। तो नर्व सप्लाई में पैरासिम्पैथेटिक जो है ये वेगस नर्व, अगर वेगस नर्व एक्टिव होता है तो स्टमक का जो भी प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाएंगे, मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब जो भी फंक्शन है इसका वो इंक्रीज हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होते ही। और वहीं अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ जो कि सिलियाक प्लेक्सिस से होता है, तो ये क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा सिक्रीशंस को और मोटिलिटी को। ठीक है, तो ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि पैरासिम्पैथेटिक सारी एक्टिविटीज को इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, और सिंपैथेटिक उसको डिक्रीज करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजियोलॉजी या फिर फंक्शन ऑफ स्टमक। तो स्टमक का सबसे पहला फंक्शन तो यही है कि वो खाने को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, ओके, अब यहाँ देखते हैं क्या क्या है। ओके, हमने देखा स्टोरेज ऑफ फूड, मैंने आपको बताया कि जो बॉडी है कॉर्पस, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे मेनली फूड जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब चर्निंग हो रही है खाने की। ठीक है, खाना घूमता भी रहता है, चर्निंग हो रही है, मैकेनिकली डाइजेस्ट हो रहा है खाना। ओके, नेक्स्ट है केमिकल डाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल डाइजेशन, मतलब यहाँ पे बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस आते हैं, यहाँ पे HCl आ रहा है, तो वो सब कैसे काम करते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूसेस में हम देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़ेंगे सबसे पहले, केमिकल डाइजेशन में हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अभी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? सो दैट हमें समझ में आए कि जितने भी गैस्ट्रिक जूसेस यहाँ पे सिक्रीट हो रहे हैं वो सिक्रीट कर कौन रहा है। ठीक है, कौन से सेल्स या कौन सा पोर्शन, कौन सा पार्ट ऐसा है स्टमक में जो कि ये सिक्रीशंस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे पास 3 टाइप के हैं। सबसे पहले है गॉबलेट सेल, दूसरा है पेराइटल और ऑक्सिंटिक सेल, तीसरा है चीफ या फिर जाइमोजेन सेल। ठीक है, आप जाइमोजेनिक भी बोल सकते हो इसको। ओके, तो आप ये दोनों ही बोल सकते हो। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, गॉबलेट सेल, पेराइटल और ऑक्सिंटिक सेल, और तीसरा है चीफ सेल या फिर जाइमोजेनिक सेल। अब ये क्या करते हैं? गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट करता है, पेराइटल सेल HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करता है, और चीफ सेल पेप्सिनोजन या फिर गैस्ट्रिक लाइपेज, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सिक्रीट करता है। अब इनके काम क्या है? म्यूकस क्या करता है? ये जो लाइनिंग है, आप सोचो यहाँ पे HCl प्रेजेंट है, HCl का pH कितना होता है? लेस देन, आप मान लो लेस देन 1। ठीक है, ये जब HCl मतलब एसिड जब रिलीज होगा, जब सिक्रीट होगा यहाँ पे, तो वॉल्स पे पड़ेगा, तो वॉल्स तो जलेंगे ही ना, लेकिन हमारे वॉल्स में क्या है? म्यूकस प्रेजेंट है। ये जो म्यूकस होता है ये क्या करता है? इस एसिड से, इस जो लाइनिंग होती है उसको हार्म नहीं होने देता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है एसिड से। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम एसिड। नेक्स्ट आता है पेराइटल सेल। पेराइटल सेल क्या कर रहा है? HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करता है। अब HCl का काम क्या है? इसका काम क्या होता है? ये जितने भी पेट में बैक्टीरियाज हैं उनको तो मार देता है, उसके अलावा ये पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में भी कन्वर्ट करता है। ठीक है, मतलब ये एक्टिवेट कर रहा है, बेसिकली पेप्सिन को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है।
तो इसके दो काम हो गए, एक बैक्टीरिया को किल कर रहा है, दूसरा पेप्सिन को एक्टिवेट कर रहा है। अब आते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर किसी की बॉडी में ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये कम है तो उसका विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। मैंने आपको जब विटामिन B12 पढ़ाया है तो मैंने आपको बताया कि उसके एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर कौन रिलीज कर रहा है, कौन सिक्रीट कर रहा है, पेराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल। अब आते हैं हम चीफ सेल पे। तो चीफ सेल्स क्या करते हैं, पेप्सिनोजन गैस्ट्रोलाइपेज, और ये क्या करते हैं, पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। ओके, आपने देखा होगा ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम, बेसिकली जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ये फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करते हैं, और उसकी वजह से डाइजेशन प्रॉपर हो पाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं गैस्ट्रिक जूसेस का पीएच की बात करूं, तो जो ये सिक्रीशंस होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, में यहाँ लिख देती हूँ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, ऐसे करके लिख देती हूँ। इसका जो पीएच होता है इट इज बिटवीन 3 to 3.5, ठीक है, मतलब ये भी एसिडिक होता है लेकिन HCl से कम एसिडिक है, और इसका जो पीएच होगा वो क्या होगा, 3 to 3.5, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है पीएच। ओके, तो अब आपको पता लग गया कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, 3 to 3.5, और HCl का कितना है, लेस देन 1। ओके, ठीक है। अब अगर मैं सिक्रीशंस की बात करूं कि गैस्ट्रिक जूस कितना सिक्रीट होता है, तो 2 से 3 लीटर या 3.54 लीटर्स तक जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं पर डे वो सिक्रीट होता है, ठीक है। मैं यहां लिख देती हूँ आपके लिए 2 to 3 लीटर्स पर डे, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया अबाउट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक जूसेस। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट विच इज रेगुलेशन ऑफ फूड एंट्री इनटू ड्यूडेनम। अब देखो जो भी फूड है यहाँ पे उसको एंट्री कराना है ड्यूडेनम में, और वो एंट्री करवाने में हेल्प कौन करता है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर। जब तक ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन नहीं होगा जो भी कंटेंट यहाँ पे है वो ड्यूडेनम में नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन। तो आपको पता है कि स्टमक में ज्यादा एब्जॉर्प्शन तो नहीं होता, बट वाटर, एल्कोहल और कुछ ड्रग्स जैसे एस्पिरिन हो गया वो स्टमक से ही एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लिखा है। नेक्स्ट है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। अब क्या है, जो पाइलोरस वाला पोर्शन होता है वहां पे एक सेल प्रेजेंट है विच इज जी सेल, ठीक है। अब ये जी सेल क्या करता है, गैस्ट्रिन करके एक हार्मोन को सिक्रीट करता है। अब देखो गैस्ट्रिन ये रहा बाय जी सेल्स ऑफ पाइलोरिक म्यूकोसा। अब ये जो पाइलोरिक म्यूकोसा यहाँ पे प्रेजेंट होता है उससे क्या रिलीज होता है, गैस्ट्रिन, और गैस्ट्रिन का क्या काम है, स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस एंड मोटिलिटी, ठीक है। तो ये जो गैस्ट्रिक एसिड की जो सिक्रीशंस हो रही है, जैसे HCl वगैरह सिक्रीट हो रहा है, इसका सिक्रीशन कौन मैनेज करता है, गैस्ट्रिन, और ये किससे रिलीज, ये किससे सिक्रीट हो रहा है, जी सेल से सिक्रीट हो रहा है। ओके, तो आई थिंक सब कवर हो गया। उसके अलावा यहाँ पे पेराइटल सेल लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो आपको ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है इस पोर्शन में ही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है, और सबसे ज्यादा फंडस वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो ये बस मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से पेराइटल सेल प्रेजेंट होते हैं, तो इस पोर्शन में सबसे ज्यादा आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये था स्टमक का डायग्राम, एंड दिस इज ऑल अबाउट स्टमक। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।